फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज कल्ब शाह फ्रॉम कल्ब शाह सीए क्लासेस। आज हम देखेंगे सीए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा मार्क कैरी करने वाला चैप्टर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस 110। वो भी हम सीए फाइनल का जो स्टडी मटेरियल है आईसीआई मॉड्यूल में टेस्ट योर नॉलेज का सम नंबर 2 देखेंगे। उससे पहले मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हो जो है 8000002825। हम सीए और सीएस के सारे लेवल के कोचिंग देते हैं, सीए फाइनल, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, इसी तरह सीएस प्रोफेशनल, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस फाउंडेशन। और हमारा एक कंसल्टेंसी भी है जो आप नॉन ऑडिटिंग और नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज ले सकते हो, जिसमें हम जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी लॉ रिटर्न फाइलिंग, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड प्रोसीजर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस निकलवाना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक आरसीएमसी करके लाइसेंस होता है, जैसे कि अपेडा या फिर एईपीसी वगैरह जो लाइसेंस होते हैं वो हम आपको निकाल के देते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड आप फेमा रिलेटेड गाइडेंस ले सकते हो। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो जो फॉरेन से रेमिटेंस आता है उसका किस तरह से फेमा में कंप्लायंस करना, वो हम आपका पूरा कंप्लायंस करके देते हैं। उसके अलावा पीएफ, ईएसआई, डिजिटल सिग्नेचर, एक्सबीआरएल फाइलिंग, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग वगैरह हम काम आपको करके दे रहे हैं। और स्पेशल गाइडेंस हम आपको केनिया, युगांडा और तांजानिया कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं। तो हम सब शुरू करते हैं डायरेक्टली। सम नंबर 2, राम लिमिटेड acquires 60% ordinary shares of rupees 100 each of Kishan Limited on 1st of October. On 1st of October, if the financial year is from 1st April to 31st March, then it is mid-year acquisition. आपने साल के बीच में से 6 महीने के बाद एक्विजिशन किया। ऑन 31st March 2002, दिस 2021 लेते हैं, 1st October 21 का एक्विजिशन है। ऑन 31st March 2022 द समराइज बैलेंस शीट आर एज फॉलोज। टू कंपनीज, ये आर कंपनी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडी कंपनी कृष्ण है। तो प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन कृष्ण लिमिटेड। अब उसने कितने प्रतिशत शेयर लिए? 60% शेयर्स। और कितने में लिए? 8 लाख रुपीज़ में। और उसके शेयर्स कितने हैं कृष्ण लिमिटेड के? 4 लैक्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये 4 लैक्स इसकी शेयर कैपिटल है, उसको डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 2 शून्य निकाल दो यहाँ से, तो आपके 3 शून्य रह जाएंगे, तो 4000 शेयर्स हो जाएंगे आपके। 4000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, 4000 इंटू 100 टोटल शेयर्स है। उसमें से उन्होंने 60% शेयर्स लिए, तो 4000 इंटू 60 दैट इज 2400 शेयर्स लिए हुए हैं आउट ऑफ 4000 शेयर्स। फिर आगे क्या लिखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल्स ऑफ होल्डिंग कंपनी इज 10 लैक्स, इसकी 4 लैक्स। फिर अदर इक्विटी, अदर, उसमें अदर रिजर्व्स 6 लैक्स, 2 लैक्स, रिटेन अर्निंग्स 1,14,400, 1,64,000। बैंक ओवरड्राफ्ट ओनली राम लिमिटेड इज ओनली हैविंग बीओडी ट्रेड पेबल ऑफ बोथ द कंपनीज एंड सम एडजस्टमेंट्स आर गिवन एज बिलोज। द रिटेन अर्निंग ऑफ कृष्ण, सबसे पहले हम उसका ये पैरा पढ़ने से पहले हम एक्विजिशन का जो फ्लो है वो लिख देते हैं। आप ये भी जान सकते हो मैं ये लिखने के लिए ओपन बोर्ड नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और वाकॉम वाकॉम का पैड यूज़ कर रहा हूँ, ये जो राइटिंग पैड होता है, डिजिटल पैड। ओपन बोर्ड फ्री है और अ पावर सॉफ्ट फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर है जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, और ये है आपका ओपन बोर्ड। तो सबसे पहले उन्होंने जो बैलेंस शीट दी है, मैं थोड़ा टाइमलाइन बनाना चाहूँगा, इस दिन की दी है जो है 31 मार्च 2022, और एक्विजिशन मिड ऑफ द ईयर हुआ है यानी कि 1 अक्टूबर 2021 को हुआ है। 1 अक्टूबर 2021 को एक्विजिशन है और 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट दी हुई है। तो इसके बाद का ये जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, इसको पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहेंगे, इसको प्री एक्विजिशन पीरियड कहेंगे, ठीक है। और 60% शेयर्स आउट ऑफ 4000 शेयर्स, तो 2400 शेयर्स आउट ऑफ 4000 शेयर्स इंटू 100 करेंगे, तो 2400 डिवाइडेड बाय 4000, तो आपको 60% स्टेक मिल जाएगा। और उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं, जो है आपको यहाँ पे मिलेगी इन्वेस्टमेंट इन कृष्णा लिमिटेड, जो है 8 लाख रुपया, ठीक है। तो 8 लाख रुपीज़ में कॉस्ट आपने एक्विजिशन किया, 8 लाख में
60% शेयर ऑफ कृष्णा लिमिटेड राम लिमिटेड ने किया है। इतना सिनेरियो आपको क्लियर हो रहा है, आशा रखता हूँ। फिर आप फ्लो पढ़िए, फिर उसके बाद आपको ये सब आपको पूरी बैलेंस शीट दी है, तो नीचे एडजस्टमेंट में आ जाना है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, द रिटेन अर्निंग्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड showed a credit balance of rupees 60,000 on 1st April 2021, out of which 10% dividend was paid on 1st November. Ram Limited has credited the dividend received to its retained earnings. अब यहाँ तक रखिए, अब आगे का ये पहला एडजस्टमेंट है, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। फिर इसमें फिर से टाइमलाइन बना रहा हूँ। ये आपका साल का अंत है जो है 31 मार्च 22, और ये 1 अप्रैल 2021। 1/4/2021, यहाँ पे 1/10/2021 और 31 मार्च 2022। तो जब, और एक्विजिशन, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, और उससे भी पहले ये प्री एक्विजिशन पीरियड की शुरुआत में, यानी कि साल की शुरुआत में उनका बैलेंस था रिटेन अर्निंग्स का 60,000 रुपीज़। ठीक है, आपको ये पूरे सम का ये सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है और समझने लायक है। और साल के अंत में कितना हो गया वो आपको बैलेंस शीट में से देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट का जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस होता है पूरे सालों का, आज तक की पूरी कंपनी की जितनी भी लाइफ है उसका टोटल का रिटेन अर्निंग्स को जो आता है उसे बैलेंस शीट में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 10 साल कंपनी ने जमा किया, वो 10 सालों का रिटेन अर्निंग्स टोटल 1,64,000 है, वो भी इस रेट का। ठीक है, अब कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी ने ये आपका कृष्णा लिमिटेड के ही मैं ग्राफ बना रहा हूँ। कृष्णा लिमिटेड जो सब्सिडी है, उन्होंने 10% डिविडेंड दिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 60, और वो भी किस में से दिया है, 60,000 में से दिया। आप डिविडेंड का सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन 123 से शुरू होता है कंपनी सेक्ट में। तो डिविडेंड आप इस ईयर के प्रॉफिट में से भी दे सकते हो या पुराने ईयर के प्रॉफिट में से भी दे सकते हो। तो उन्होंने डिविडेंड पुराने साल के प्रॉफिट में से दिया है। जो ओपनिंग बैलेंस था 60,000, उसमें से उन्होंने 10% डिविडेंड दिया था। उनकी कैपिटल 4 लाख है, 4 लाख में 10% 10,000 होता है। वो दिया कब, नवंबर में दिया। ठीक है, और राम लिमिट तो यहाँ पे 40,000 का डिविडेंड उन्होंने दिया है, करीबन 1 नवंबर को दिया, 40,000 का दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको हम थोड़ा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखते हैं, यानी उसको P&L अप्रोप्रिएशन का दूसरा नाम है रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। ठीक है, तो उसका मैं अकाउंट बना के आपको समझाता हूँ, तो आपको ये और इजी समझने में हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा और ये तरीके से भी समझाऊंगा। ये है आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। आप 11-12 की भाषा में P&L अप्रो अकाउंट। तो उसका कोई भी P&L अप्रोप्रिएशन होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ में पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। साल की शुरुआत में सिर्फ 60,000 रुपये थे, उसमें से भी हमने डिविडेंड चुका दिया, तो टू डिविडेंड 40,000 ऑन 4 lakhs इंटू 10%। फिर लास्ट में बैलेंस कितना रह गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1,64,000 लास्ट का बैलेंस है। तो यहाँ पे आएगा 1,64,000। अब यहाँ आप इसका टोटल कर लीजिए, तो 1,64,000 ये शून्य है, प्लस 40,000 इज इक्वल टू 2,04,000 इस अकाउंट का टोटल बना। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो करंट ईयर्स प्रॉफिट है बाय करंट ईयर्स प्रॉफिट या करंट ईयर्स अर्निंग। अब करंट ईयर में भी अर्निंग उतनी कितनी हो, 2,04,000 माइनस 60,000 करेंगे तो आपको करंट ईयर्स की अर्निंग मिल जाएगी जो 1,44,000 है। वो भी उन्होंने 1,44,000 जो कमाई है, आधी प्री में कमाई है, आधी पोस्ट में कमाई है। आप समझ गए? तो 1,44,000 को मैं आधी इसमें बांटूंगा, 72,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है और 72,000 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। ठीक है, 1,44,000
इंटू 6/12 करेंगे तो 72,000 आपको दोनों साइड मिल जाएगा। ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। और ये तो कंपनी का पूरा है प्री पोस्ट, उसमें से हमारा हिस्सा भी निकालना है। हम होल्डिंग कंपनी, इस सब में पूरे होल्डिंग नहीं है, हमारे पास 60% स्टेक है, ठीक है। अब इसमें अब नेक्स्ट हम प्री पोस्ट का एनालिसिस करेंगे कि प्री क्या होगा, पोस्ट क्या होगा। और हमने जो डिविडेंड पाया है 40,000 का रॉन्गली क्रेडिटेड किया, तो हमारा डिविडेंड कितना है वो भी हम लिख लेते हैं। डिविडेंड बाय कृष्णा लिमिटेड, उसमें से रिसीव्ड बाय राम लिमिटेड 40,000 है, तो उसका 60% है। 40,000 इंटू 0.6 जो है 24,000, और ये है NCI जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को मिला है 16,000 का डिविडेंड, ठीक है। लेकिन राम लिमिटेड ने उसको क्या किया है, रॉन्गली क्रेडिटेड टू PNL अकाउंट किया है। और आपको क्या बोला गया है, जो डिविडेंड दिया गया है वो है जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ईयर था, जो बिफोर एक्विजिशन डेट है, एक्विजिशन डेट तो मिड ईयर है, और 1/4/2021 को जो बैलेंस था 60,000 रुपीज़ का, उसमें से 40,000 दिया गया है डिविडेंड। तो आप मानिए कि ये जो डिविडेंड दिया गया है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से दिया गया है, और जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड में से जो डिविडेंड दिया जाता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का डिविडेंड हमेशा आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करता है, इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 24,000, और टोटल गिने तो 40,000। लेकिन होल्डिंग कंपनी ने किया गया उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू PNL अकाउंट किया है। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, आप मुझे बता सकते हो। ये बैंक तो सही किया है और ये गलत किया है, ये क्रेडिट गलत किया है, तो इसको डेबिट कर दो, PNL टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर दो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम उतना लेस कर देंगे, तो PNL अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 24,000, ठीक है। अब इसका भी दो तरह से एंट्री होगा, मैं आपको अब प्री पोस्ट जो एनालिसिस है वो करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम जो डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट है वो बाद में करते हैं, पहले ये वाला एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं जो अप्रोच से सिखा रहा हूँ उसमें पूरा एनालिसिस, नॉर्मली एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा इक्विटी का ही एनालिसिस करा देता हूँ ताकि आपको डायरेक्टली सम्स का आंसर आना शुरू हो जाए, ठीक है। यहाँ प्री लिखता हूँ, यहाँ पे पोस्ट लिखता हूँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल सब्सिडी की पूरी प्री एक्विजिशन है, उसके बाद कोई एक्विजिशन के बाद कोई कैपिटल इश्यू नहीं किए तो 4 लाख रुपीज़ है। फिर आप देख सकते हो सब में वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो अदर रिजर्व जिस साल के शुरुआत में जो था उतना ही, इट इज़ अज्यूम, यहाँ पे कहीं लिखा होगा अदर रिजर्व्स ऑन 31 मार्च आर द सेम एज ऑन 1 अप्रैल। तो पूरे साल के दौरान जो अदर रिजर्व्स है बोथ द कंपनीज में सेम रहा हुआ है, जो है आपका 2 लाख रुपीज़ सब्सिडरी का। तो अदर रिजर्व्स में यहाँ लिखता हूँ 2 लाख जी। फिर अब मैं लिखता हूँ रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स में मैं यहाँ दो तरीके लिख सकता हूँ। रिटेन अर्निंग्स में तो यहाँ पे शुरुआत की रिटेन अर्निंग्स मुझे लिखनी है प्री एक्विजिशन, या तो 60 यहाँ पे जो दिया हुआ 60,000 लिख सकता हूँ, या फिर उसको डिविडेंड लेस करके 20,000 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 40,000 का तो डिविडेंड दे दिया है, ठीक है। अगर 20,000 लेता हूँ तो क्या होगा, और 40,000 से क्या लेता होगा तो क्या होगा। दो तरीके से अलग अलग ट्रीटमेंट है। मैं सबसे पहले 20,000 लेके करता हूँ,
तो रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग 60,000 माइनस 40,000 डिविडेंड पेड, तो ओपनिंग की आपकी 20,000 की ही रिटेन अर्निंग्स की थी। फिर आपने 72,000 कमा लिए। रिटेन अर्निंग्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो 70,000 प्री, 70,000 पोस्ट, क्योंकि 1,40,000 को आपको 1:1 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको रिटेन अर्निंग्स 20,000 कर देनी है। अब एक दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप 40,000 भी लिख सकते हो। अभी हम 20,000 के तरीके से जा रहे हैं। अब एक प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट है और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, वो सब तो ईजी है। लेकिन मैं अभी प्लांट एंड मशीनरी का जो एडजस्टमेंट है, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ ताकि आपका लिंक ना टूटे, फिर एडजस्टमेंट लास्ट में समझाता हूँ। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी का रिटेन जो अब सारा रिवैल्यूएशन है, 3 प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल, इन 4 चीज़ों का रिवैल्यूएशन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्रीज, और यहाँ पे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी का फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख रुपीज़। तो वो जो एडजस्टमेंट है वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ प्लांट एंड मशीनरी का, लेकिन उसका रिवैल्यूएशन है वो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि इसका फ्लो ना टूटे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अभी मैंने आपको समझाया नहीं है, 1,15,000, और उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन है सेकंड हाफ का, वो 5,000 है। वो अगर आप चाहे तो पोज करके इसको खुद भी निकाल सकते हो, मैंने पहले सब में ये सिखाया हुआ ही है पहले लेक्चर में, तो आप इसे खुद भी निकाल सकते हो। तो प्लांट एंड मशीनरी का अपवर्ड रिवैल्यूएशन 1,15,000 से हुआ, तो उसकी नेट एसेट्स बढ़ गई। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन की हमको निकालनी है, तो प्री एक्विजिशन में इसकी नेट एसेट्स बढ़ गई। हम अभी नेट एसेट्स अप्रोच से जा रहे हैं, लेकिन नेट एसेट हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, या तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी हमारे पास जब डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट का कोई असेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यू नहीं है, हमको लास्ट का दिया गया है, तो हम इस तरह से हम इक्विटी अप्रोच से जा रहे हैं। तो उस दिन के हमको इतना रिवैल्यूएशन किया है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग का अपवर्ड रिवैल्यूएशन 2 लाख से हुआ है, तो वो नेट एसेट्स बढ़ रही, तो मैं प्लस कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजेज ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू एज पर रेस्पेक्टिव इंडेक्स। फिर आपको लिखा है इन्वेंट्रीज का अपवर्ड रिवैल्यूएशन 30,000 से हुआ है। फिर ट्रेड पेबल्स का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, लेकिन ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी है तो हम लेस करेंगे, उस बढ़ी है लेकिन लायबिलिटी बढ़ी है तो लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000, इन्वेंट्रीज 30,000, और इस तरह से आपका प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन का एनालिसिस बन जाता है। सिवाय कि 1,15,000 मैंने अमाउंट आपको नहीं समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब प्री एक्विजिशन का टोटल करते हैं, 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 72,000 प्लस 1,15,000 प्लस 2 लाख प्लस 30,000 माइनस 20,000, तो ये आपका प्री एक्विजिशन आ गया 10,17,000, और पोस्ट में आएगा 72 माइनस 5। यहाँ पे 72,000 आपने अर्न किए और 5,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन डाला, तो 72,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 67,000। ठीक है, अब हम उसका मिडल टोटल करते हैं। ये मिडल टोटल 10,17,000 प्लस 67,000 इज इक्वल टू 10,84,000। उसमें से हम रामा का लिखते और एनसीआई का लिखते हैं, तो 10,84,000 का 60% करो तो 650,400 आएगा, और इसका करेंगे 10,84,000 इंटू 40%, तो आएगा 433,600। ये स्टेप हालांकि करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको एक फ्लो में बैठा रहा हूँ, मिडल टोटल करने का, उसका होल्डिंग सब्सिडियरी में बांटने का, फिर इसका डिवीज़न हम प्री पोस्ट से करेंगे। ठीक है, अब इसका हम बांटेंगे, इसमें 650,400 में प्री कितना है और पोस्ट कितना है, 433,600 में प्री कितना है, पोस्ट कितना है, प्री पोस्ट, तो 10,17,000
जो है आपके प्री एक्विजिशन पीरियड आपका 6 महीने है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 6 महीने है, ठीक है। और ये 10,17,000 में होल्डिंग कंपनी, ये यहाँ पे राम का लिखा है, यहाँ पे एनसीआई का लिखा, तो प्री इसका 2 बंटवारा होगा 10,17,000 का, 10,17,000 इंटू 60% यहाँ पे लिखेंगे, 40% यहाँ पे लिखेंगे, तो 60% आपका आ गया 610 में, यहाँ पे 610 200, और ये 10,17,000 का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में भी एनसीआई का 40% शेयर है, तो 10,17,000 इंटू 40% इज इक्वल टू 406800। फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है 67,000, उसका भी आपको दो में बांटना है, राम और एनसीआई में, तो 67,000 में होल्डिंग कंपनी का 60% स्टेक है, तो 40,200, और 67,000 इंटू 40% इज इक्वल टू 26,800। अब ये सिर्फ आपको जो प्री मिडल टोटल कराया था इन दोनों का टोटल, ये प्री और पोस्ट का इतना होना चाहिए, इन दोनों का टोटल इतना होना चाहिए, सिर्फ आपको सेट आंसर गलत नहीं है वो प्रूव करने के लिए दिया था। तो 6,10,200 प्लस 40,200 इज इक्वल टू 6,50,400, और 40,6800 प्लस 20,800 इज इक्वल टू 4,27, यहाँ पे कोई गलती नहीं, 40,6800 इंटू 26,800, ये 20,800 नहीं 26,800 है, लिखने में गलती, 40,6800 प्लस 26,800 तो हो गया 4,33,600। देख रहे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 को लिखने में गलती कर दी थी, तो वो मेरे को मिल गई, ठीक है। 67,000 इंटू 40% पोस्ट शेयर है 26,800 उसका, तो ये आपको प्री पोस्ट शेयर मिल गया। अब हम गुडविल निकालते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। गुडविल और कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको ऐड करना है पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आप सम में से ले सकते हो, डायरेक्ट दी गई है 8 लाख रुपया, इन्वेस्टमेंट इन कृष्णा लिमिटेड, प्लस आपको ये दो चीज़ें ऐड करनी है, एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, एनसीआई की एक्विजिशन डेट पे कितनी वैल्यू थी, यानी कि प्री एक्विजिशन शेयर कितना है एनसीआई का, तो प्री एक्विजिशन शेयर है उसका 40,6800, ठीक है, तो वो हम ऐड कर रहे हैं। हाँ, और हमने जो डिविडेंड पाया 24,000 का, 40,000 इंटू 60%, वो हमने रॉन्गली क्रेडिटेड कर दिया है पीएनएल में, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने कम नहीं की, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40,000 से कम कर देते हैं, डिविडेंड रॉन्गली, यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर यहाँ पे इसमें से लेस करना है डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड टू रेवेन्यू, जो आपकी 24,000 की कॉस्ट कम करके देगा, ठीक है। तो इन तीनों का टोटल कर लीजिए, 8 लाख माइनस 24,000 प्लस 40,6800, तो आपका आ गया 11,82,800। इतना आपने पे किया है, और उसके बदले में आपको क्या मिला है वो आपको लिखना है, और उसके कंपेयर करके गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है। लेस नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, तो नेट आइडेंटिफाइबल असेट कितनी थी उसकी, आप यहाँ से निकाल सकते हो, इक्विटी अप्रोच से 10,17,000 थी, जो प्री पोस्ट किया तो ये 4 लाख, फिर ये अदर रिजर्व्स
सारा हम इक्विटी अप्रोच से जाते तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस को टोटल एसेट्स कहते, नेट एसेट्स कहते। तो ये नेट एसेट्स आपकी इतनी हो गई विथ एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो 10,17,000 उनकी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन थी। तो यहाँ पे लिख लो 10,17,000। तो आपने असेट्स पाई 10,17,000 की और पैसे कितने दिए 11,82,800। तो ज़्यादा दिए तो आपको गुडविल आएगी, कम दिए होते तो कैपिटल रिजर्व यानी कि बार्गेन परचेज आता। तो गेन ऑन बार्गेन परचेज नहीं है इसमें, कैपिटल रिजर्व 10,82,800 माइनस 11,82,800 माइनस 10,17,000 इज इक्वल टू 1,65,800। ये आपकी गुडविल आ गई। अब इसी चीज़ को दो तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले अदर इक्विटी का और एनसीए का वर्किंग नोट इस तरीके से बना लेते हैं, अदर इक्विटी, और उससे पहले भी एनसीआई बना लेते हैं, एनसीआई एट ईयर एंड। तो डेट ऑफ एक्विजिशन की एनसीआई तो अभी हमने लिखी, यहाँ पे लिखी ना 40,6800। फिर उन्होंने जो पोस्ट शेयर पाया पोस्ट एक्विजिशन एनसीआई, जो हम यहाँ से ले सकते हैं 26,800 है उनका पोस्ट शेयर। तो इनका टोटल आप लिख लीजिए एनसीआई जो बैलेंस शीट में जाएगी 40,6800 प्लस 26,800 इज इक्वल टू 433,600। अब हम अदर इक्विटी का बैलेंस बनाते हैं, यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल होल्डिंग कंपनी का और होल्डिंग का सब्सिडी में जो शेयर है। तो एच ओन अदर रिजर्व्स जो दोनों कंपनी में स्टेबल है, अभी तो हम सिर्फ एच का लिख रहे हैं, जो है 6 लाख। और ये सारा पोस्ट जो भी हम सब्सिडी कंपनी का शेयर यहाँ पे लिखेंगे वो पोस्ट शेयर जाएगा। फिर एच ओन अदर रिजर्व्स लिखा, फिर एच ओन रिटेन अर्निंग्स, होल्डिंग कंपनीज ओन रिटेन अर्निंग्स दैट इज रामा लिमिटेड। रिटेन अर्निंग कितनी है 1,14,400। और उसमें भी उन्होंने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है, रॉन्गली क्रेडिटेड डिविडेंड टू पीएनएल। तो हमने जो रेक्टिफिकेशन एंट्री करी थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लेस करके पीएनएल में से पीएनएल डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना है, तो इतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आपको 24,000 यहाँ पे कम करना पड़ेगा, पीएनएल में क्रेडिट नहीं कर सकते। तो 6 लाख प्लस 1,44,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 690,400। ये तो खुद का है एच का। अब उसमें हम एच लिमिटेड ने जो सब्सिडी से कमाया, सब्सिडी ने जो कमाया वो ऐड करते थे एच शेयर इन, यानी कि राम शेयर इन कृष्णा इन एच लिमिटेड दैट इज सब्सिडी कंपनी। तो उसका शेयर क्या है वो भी हमको चार्ट में से ही मिल जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो 40,200। टोटल अदर इक्विटी मिल जाएगी 96,400 प्लस 40,200 इज इक्वल टू 37,600। ठीक है, ये आपका टोटल सारे बैलेंस मिल गए। अब इसके ऊपर से आप बैलेंस शीट बना सकते हो। लेकिन मैं क्या कहना चाहता था, अब इसी सम को हम दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो रिटेन, मैं आपको बताना चाहूँगा
यहाँ पे प्री पोस्ट एक्विजिशन प्री पोस्ट एनालिसिस किया ना, यहाँ पे आप रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग 60,000 भी ले सकते हो। तो वो 60,000 लेके कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट करेंगे। ये है प्री, ये है पोस्ट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख सब्सिडरी कंपनी की। अदर रिजर्व सेम है, जो यहाँ पे से भी आप लिख सकते हो। अदर रिजर्व्स 2 लाख शुरुआत में भी पूरे साल, तो अदर रिजर्व्स 2 लाख। फिर ओपनिंग रिटेन अर्निंग जैसे मैंने बताया, जैसी है सम में दिया उतना ही लेना है, डिविडेंड उसमें से लेस नहीं करना है। तो आप नहीं भी कर सकते हो, 60,000 ले लीजिए। फिर जैसे मैंने वर्किंग नोट बताई थी उसमें से आपने अर्न रिटेन अर्निंग अर्न ड्यूरिंग द, यानी कि प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर था, तो वो 72,000 दोनों तरफ चला जाएगा। प्री में और पोस्ट में टोटल 1,44,000 कमाए थे। फिर सारे रिवैल्यूएशन में अभी प्लांट एंड मशीनरी का बताना बाकी है। तो रिवैल्यूएशंस में प्लांट एंड मशीनरी 1,15,000, लेकिन उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगा है जो है 5,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग है अपवर्ड रिवैल्यूएशन 2 लाख। इन्वेंट्रीज 30,000 और ट्रेड पेबल्स को लेस करेंगे क्योंकि वो बड़े हैं और लायबिलिटी बढ़ती है तो नेट एसेट्स कम होती है। तो आपको टोटल आ जाएगा, यहाँ से टोटल कर लीजिए जो भी टोटल था उसमें 40,000 ऐड कर सकते हो या फिर से भी कर सकते हो। 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख प्लस 60,000 6,60,000 प्लस 72,000 प्लस 1,15,000 प्लस 2 लाख प्लस 30,000 माइनस 20,000, तो 10,57,000 आ जाएगा। और यहाँ पे सेम 67,000 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी मिडल टोटल कर सकते 10,57 प्लस 67,000 इक्वल टू 11,24। मिडल टोटल कहते हैं इसे, उसमें से राम और कृष्णा का अलग काट दो तो 11,24,000 इंटू 60% जो एच का शेयर है जो है 674400 और 11,24,000 इंटू 40% जो NCI का शेयर है माइनॉरिटी 449,600। ठीक है। फिर अब प्री पोस्ट करते हैं उनका, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, प्री पोस्ट। तो 10,57,000 इंटू 0.60 इज इक्वल टू 634,200 और 10,57,000 इंटू 0.40 इज इक्वल टू 422,800। प्री में होल्डिंग कंपनी का भी हक है इतना और प्री में सब्सिडी का भी NCI का भी हक है इतना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब पोस्ट 67,000 है, 67,000 में भी 60% हक हमारा है, तो 60% यहाँ पे 67,000 इंटू 60 40,200, 67,000 इंटू 0.40 इज इक्वल टू 26,800। अब इन दोनों का टोटल इतना होना चाहिए, 26,800 प्लस 422,800 इज इक्वल टू 449,600, फिर 634,200 प्लस 40,200 इज इक्वल टू 674400 टैली हो रहा है, ठीक है। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुडविल निकालनी है इस वाले रास्ते से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 लाख है, उसमें से हमने जो प्री पोस्ट लिया ना वहाँ पे नेट एसेट्स ही हमने ज़्यादा ले ली है 40,000 से।
40,000 से ज़्यादा ले लिए। पिछले वाले में हम यहाँ पे हमने 10,57,000 लिए, पहले 10,17,000 ली, तो यहाँ पे ही हमने 40,000 बढ़ा दिए है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 8 लाख है। फिर उसमें से हम जब नेट आइडेंटिफाइबल एसेट लेस करेंगे तो वो बढ़ा हुआ ही लेस करेंगे, तो यहाँ पे अलग से वो रॉन्गली क्रेडिटेड 24,000 लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर NCI लिखते हैं, NCI ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन बाय प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड, जो है आपका 4/22,800। यहाँ पे 24,000 लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे 10,17,000 की जगह 10,57,000 ही लेस कर देंगे जब नेट आइडेंटिफाइबल एसेट करेंगे। तो 8 लाख प्लस 4/22,800 इज इक्वल टू 1,222,800 लेस नेट आइडेंटिफाइबल एसेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जो है 10,57,000। तो आपकी गुडविल आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स 10,57,000, 40,000 ऐड है, 10,17,000 से 40,000 ज़्यादा है, तो गुडविल आ गई आपकी 1,222,800 माइनस 10,57,000, तो गुडविल आपकी आ गई 1,65,800, जो पहली मेथड में भी इतनी आई थी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमने यहाँ पे 24,000 लेस कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ही 40,000 से बढ़ा दिया, तो ये गुडविल आ गई। लेकिन यहाँ पे फिर NCI भी कम हो गई, उसमें NCI ज़्यादा थी, तो ये एडजस्ट हो गया। ये वाला काम हमने यहाँ से अलग से किया। वहाँ पे NCI कितनी थी, यहाँ पे 4/22,800 है, उस वाली मेथड में 40,6800 थी। देखो यहाँ पे मैं कंपेयर कराता हूँ, उस वाली मेथड में 40,6800 थी, तो 40,6800 माइनस 4/22,800, तो आपको 16,000 का उनका जो भाग है वो मिल गया 24, ठीक है। तो इस तरह से वो सेट हो जाता है कि आपकी गुडविल आ गई। अब इसी को अदर इक्विटी वगैरह निकालते हैं और NCI एट ईयर एंड निकालते हैं, NCI ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। हाँ, लेकिन इसमें एक NCI में भी जैसे हम NCI लिख रहे हैं पहले, इसमें NCI में क्या करना होगा, NCI ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन हमने निकाली है, इधर से कहाँ गई, हाँ 4/22,800 निकाली है। फिर अर्न ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ NCI इन प्रॉफिट, जो भी हमने यहाँ से निकाला है, जो है 26,800। यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी मेथड में, और यहाँ पे सिर्फ आपको लेस रॉन्गली क्रेडिटेड लिखना है। वो हम NCI का हम दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हम मेंटेन नहीं करते, लेकिन हमारा खुद का डेबिट भी मेंटेन करते हैं, क्रेडिट भी मेंटेन करते हैं, पूरी रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन NCI में अगर यहाँ पे अगर हमने 60,000 का प्रॉफिट लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने 60,000 का रिटर्न अर्निंग लिया, तो फिर NCI में से उतना लेस करना पड़ेगा जो रॉन्गली क्रेडिटेड है। तो वो 16,000 आएगा, 40,000 इंटू 40%, 16,000। तो आपके NCI का भी आंसर सेम आएगा, इनका टोटल जो है 4/22,800 प्लस 26,800 माइनस 16,000, तो 4,33,600 दोनों मेथड में सेम आ गया। 4,33,600 देख लेते, पहली वाली मेथड में भी कितनी आई थी NCI, हाँ ये रही 4,33,600। इस तरह से दो ही अमाउंट आई थी, इसमें 3 अमाउंट लेस करनी, एक अमाउंट लेस करनी है, वो वाली रॉन्गली क्रेडिटेड वाली, ठीक है।
अब अदर इक्विटी लिखते हैं। एच ओन अदर रिजर्व्स 6 लाख और रिटर्न अर्निंग्स A114400 रॉन्गली क्रेडिटेड 24,000 है। तो आपको आएगा 690400 टोटल कर सकते हो। फिर एच शेयर इन एस इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, वो भी यहाँ से ही आपको निकालना है चार्ट में से। 40,200 तो टोटल हो जाएगा आपको 37,600। अब हम वो डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का जो रिवैल्यूएशन हुआ है, बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर वॉज 4 lakhs, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 10%। तो आपको ये 6 महीने के बाद की बैलेंस शीट दी गई जिसमें रिवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन का तो इफेक्ट दिया ही दिया उन्होंने। तो प्लांट एंड मशीनरी का 2,70,000 गिना है तो वो 90% वैल्यू शो करता है, क्योंकि इसमें से 10% वैल्यू तो लेस हो गई है डेप्रिसिएशन। तो साल की शुरुआत में कितना बैलेंस हुआ होगा, प्लांट एंड मशीनरी 2,70,000 डिवाइडेड बाय 90% होगा, तो 3 lakhs आपका ओपनिंग बैलेंस होगा साल की शुरुआत में, जिसमें हम पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 3 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, तो आपका डेट ऑफ एक्विजिशन का WDV मिल जाएगा। तो 3 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, तो 5% निकाल सकते हो 3 लाख का, तो 15,000 आएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस आया और इतना डेप्रिसिएशन हमने पहले 6 महीने का निकाला, फर्स्ट 6 मंथ्स। तो आपकी बुक वैल्यू आ गई 3 लाख माइनस 15,000 जो हो गए 2,85,000, और उसको आपने रीवैल्यू करके ले गए 4 लाख पे, तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया 1,15,000, आप उसको ले गए 4 लाख तक। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस है। जो है 4 लाख माइनस 2,85,000, तो वो 1,15,000 है जो हमने लिखा ही है। फिर अब क्या हुआ, उन्होंने फर्स्ट हाफ का तो हिसाब खत्म हो गया, अब दूसरे हाफ का हिसाब करना है आपको। तो दूसरे हाफ पे उन्होंने फॉर सेकेंड 6 मंथ उन्होंने क्या डेप्रिसिएशन लगाया है, 3 लाख पे 6 महीने का 10% के हिसाब से 15,000 लगाया है। और आपको लगाना कितना चाहिए था, फर्स्ट 6 मंथ्स में तो रिवैल्यूएशन हुआ नहीं है, सेकेंड 6 मंथ्स में रिवैल्यूएशन हुआ है। 15,000 लिख देते पहले अच्छे से, और आइडियली होना कितना चाहिए था, 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, दो था 4 लाख इंटू 10% का होता है 40,000, उसका आधा डिवाइडेड बाय 2 तो 20,000 हो जाता है। तो आपने इतना 5,000 का डेप्रिसिएशन डालना आपका रह गया है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका 5,000 का आएगा। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें हेडिंग लिखने का भी महत्व होता है, तो लिखते हैं सबसे पहले हेडिंग कंसोलिडेटेड
बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड एंड कृष्ण लिमिटेड राम लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी तो सब्सिडी कौन है वो पता चलेगा, एंड इट्स सब्सिडरी कृष्णा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 समझो, 2 समझो, 12 समझो। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले अब नए प्रकार की यानी इंड एज की बैलेंस शीट में असेट्स पहले लिखते हैं। ये आपका हो जाएगा अमाउंट, ये नोट नंबर, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीस। इसमें सबसे पहले असेट्स, में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसमें भी 2 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारे पास, जो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। उसका लाइन टू लाइन एडिशन होता है, लाइन बाय लाइन एडिशन। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 2 लाख। तो उसमें पहले लिखते हैं, ये नोट बनानी है आपको, मैं यहाँ पे सरलता के लिए नहीं बना रहा हूँ, आपको बनानी है। 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 2 लाख जो उसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो वो हो जाएगा 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 2 लाख, तो आ जाएगा 8,60,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं, यहाँ पे नोट नंबर 1 लीजिए, ये चीज़ आपको नोट में करनी है। प्लांट एंड मशीनरी का 1,15,000 से अभी आपने रिवोल्यूशन निकाला है और 5,000 का डेप्रिसिएशन निकाला है, वो दोनों को एड लेस कर देना है। प्लांट एंड मशीनरी 4,80,000 प्लस 2,70,000, तो 4,80,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,15,000 का अपवर्ड रिवोल्यूशन माइनस 5,000 का डेप्रिसिएशन, तो 4,80,000 प्लस 2,70,000 ही है ना, हाँ 2,70,000 प्लस 1,15,000 माइनस 5,000, तो इसका भी 8,60,000 आएगा। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ये दोनों का टोटल 8,60,000 प्लस 8,60,000 इज इक्वल टू 17,20,000 आउटर कॉलम में आएगा। ठीक है, फिर दूसरा लिखते हैं गुडविल। जो आपकी निकाली थी 1,65,800 शायद, यहाँ से देख लेते हैं, ये रही 1,65,800, दोनों मेथड से इतनी ही थी 1,65,800। उसको वर्किंग नोट नंबर दे दीजिएगा 2, 3 जो भी देना हो। फिर तीसरा है करंट असेट, दूसरा है करंट असेट्स। करंट असेट्स में हम पहले लिखते हैं नॉन फाइनेंशियल करंट असेट्स, लेकिन उसके हेडिंग ऐसा नहीं लगाते भैया नॉन फाइनेंशियल है, ऐसा लिख देते कि भैया इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज 2 कंपनी की है, 2,40,000 72,800, फिर उसका रिवैल्यूएशन
2,40,000 प्लस 72,800 प्लस उसका रिवैल्यूएशन कितना था, यहाँ से आप लिख सकते हो 30,000 का। तो हो जाएगा 240 प्लस 72,800 प्लस 30,000, तो आपका हो गया 3,42,800। फिर उसमें आपको दूसरा पार्ट पार्टना है करंट एसेट में, पार्ट निकालना है जो है फाइनेंशियल एसेट। नॉन फाइनेंशियल एसेट इन्वेंट्री अकेली होती है तो इसका कोई हेडिंग नहीं देना होता है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स में बहुत सारी होती है, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, उसमें पहला ट्रेड रिसीवेबल, उसमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, ट्रेड पेएबल में रिवैल्यूएशन है, तो सिर्फ दोनों का एडिशन करना है आपको, लाइन टू लाइन एडिशन। 1,19,600 प्लस 80,000, तो 1,99,600 आ जाएगा। और दूसरा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसका आप टोटल निकाल सकते हो दोनों का, 29,000 प्लस 16,000 जो है 45,000। अब सारों का टोटल करते हैं एसेट साइड का। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का है 17,20,000 प्लस गुडविल 1,65,800 प्लस इन्वेंट्री से 3,42,800 प्लस 1,99,600 है ये। 1,99,600 प्लस 45,000, 24,72 73,200, वो आंसर आ जाता है आपका 24,73,200। अब दूसरा बनाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। सबसे पहले लिखते इक्विटी। होल्डिंग कंपनी के सम्स में आपको खास ध्यान रखना है, इक्विटी सिर्फ होल्डिंग कंपनी की लिखनी है, सब्सिडियरी की इक्विटी और होल्डिंग का सब्सिडियरी का इक्विटी एंड रिजर्व सरप्लस गुडविल के सामने एडजस्ट हो जाता है, होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी एडजस्ट उसके सामने हो जाता है, तो आपको उसको लिखने की ज़रूरत है। होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट इन क्रिस्टल लिमिटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगी, और सब्सिडी कंपनी का ये 3 चीज़ नहीं आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर रिजर्व्स एंड रिटेन अर्निंग्स। तो अभी सिर्फ होल्डिंग की कैपिटल लिखते 10 लाख रुपया। इक्विटी में हाँ पहले आपको नोट बनानी है, इस तरह डायरेक्ट नहीं लिखना है। इक्विटी उसमें पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 10 लाख, फिर दूसरा है आपका अदर इक्विटी, उसका आप नोट नंबर जो भी देना चाहे, हमने यहाँ पे सम में निकाला ही था अदर इक्विटी को 7,30,600।
4 नंबर का नोट दे दो, 730,600। फिर NCI भी हमने निकाली है यहाँ पे, ये बड़ा हेडिंग है, ये पहला हेडिंग, ये NCI का हेडिंग इस तरह से अलग से लिखनी होती है NCI को। 433,600 आई थी, अब देख लेते सम में, 433,600। इसको नोट नंबर 5 दे देते हैं, या वर्किंग नोट नंबर 5 भी दे सकते हैं। फिर करंट लायबिलिटीज़, उसमें फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, उसमें सबसे पहले ट्रेड पेबल्स, जो 2 कंपनी का ऐड करना है और एक रिवैल्यूएशन है। एक ट्रेड पेबल्स है 94,200 प्लस 34,800 प्लस रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ है जो है 20,000 का, प्लस 20,000, तो 1,49,000 आएंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, $1,60,000 है, डायरेक्ट दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी का। जो है ओवरड्राफ्ट, अब सारे का टोटल करते हैं। $10,00,000 प्लस 730,600 प्लस 433,600 प्लस 1,49,000 प्लस 1,60,000, 24,73,200 आ गया आपका टोटल। थैंक यू दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू।